स्वागत है आप सबका। आज वाक्य और वाक्य का भेद आपको समझाऊंगा। हिंदी में यही टॉपिक आज का रहेगा। आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग जरा वीडियो को पूरा देखा करें। ये मेरे लाभ के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए फायदा जरूर होगा आपको। और मेरा तो काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाता ही रहूँगा। मेरा तो जो लाइफ है अब तक का उसमें 60% तो पढ़ाने में बीता है और मुझे तो करना ही है, मैं तो करता ही रहूँगा। आप लोग डिब्बे का माल देखा करें, डिब्बा नहीं। और वैसे भी आप जानते हैं कि खराब माल को अच्छे डिब्बे में बेचना ये बिजनेसमैन का काम है, टीचर का नहीं। टीचर माल अच्छा दे सकता है, हो सकता है डिब्बा खराब, उतना बढ़िया ना। मेरा मतलब यह है। चलिए, आज आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप गौर से इसको देखिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा मटेरियल बताना है तो बहुत छोटा भी नहीं बन पाएगा। ध्यान से देखिए आप। जब हम वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले हम वाक्य की रचना कैसे होती है हम उसके बारे में समझ लेते हैं, तो फिर डिफिनेशन वगैरह पर बात करेंगे। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। ठीक, उसे सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्वनि को जब हम संकेत रूप में लिखेंगे तो उसी को वर्ण कह देते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और इस वर्ण के बाद जो स्टेप आता है वो होता है अक्षर का। ठीक, अक्षर के बाद इन अक्षरों से मिलकर के बनते हैं शब्द, या जिसे हम पद कहते हैं। और इन शब्दों से या पदों से मिलकर के पदबंध बनते हैं, जिन्हें हम वाक्यांश भी कहते हैं। ठीक, अब इन वाक्यांशों से या पदबंधों से उपवाक्य बनते हैं और तब उपवाक्यों से मिलकर के वाक्य पूरा होता है। ठीक, आप ऐसे नहीं समझोगे। एक उदाहरण से आप देखिए, मैं एक वाक्य का ही उदाहरण ले लिया हूं। हनुमान जो पवन पुत्र थे, राम के भक्त थे। अब इसी से सारा टुकड़ा आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप देखिए। हनुमान जो पवन पुत्र थे, राम के भक्त थे, यह एक वाक्य है। ठीक, अब हम चलते हैं वर्ण पर। तो अब वर्ण तो कई प्रयुक्त है, लेकिन कुछ उदाहरण दिखा दे रहा हूं। जैसे ह, या देखिए हलंत है, यह वर्ण है। ठीक, न, म, जैसे हनुमान भी, ये सब वर्ण है। इसी तरह से हम सबको बनाते जाएं तो सबका बन जाएगा, ये सब वर्ण हो जाएंगे। ठीक, अक्षर। अब अक्षर, अब हनुमान में आप देखिए, ह एक अलग अक्षर है, नु अलग अक्षर है, मा अलग अक्षर है, न अलग, जो अलग, प अलग, व अलग, न अलग, तू अलग, इस तरह से बन जाएंगे। इन्हें अक्षर कहेंगे। अब यही अक्षर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अब आप समझ गए होंगे, शब्द बनाएंगे। ठीक, अब ये मिलकर के, जैसे यहाँ हनुमान है, पवन है, या जो भी एक अकेला शब्द ही कहलाएगा, राम है, भक्त, जो भी है। ठीक, यह शब्द बन जाएगा। अब पदबंध, इसमें कई शब्द मिलेंगे, जैसे एक से अधिक। राम के, अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ राम के भक्त थे। ठीक, अब राम के भक्त अगर हम यहां लें, अब थे नहीं लेंगे, राम के भक्त, राम के भक्त। अब यहां से आप गौर से देखिए, पदबंध वे होते हैं जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका अपना कुछ स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये वाक्यांश है, वाक्य के टुकड़े, इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। आप जानते रहिए। ठीक, जब ये वाक्य मिलते हैं तब जाकर के अर्थ बनता है पूरा। जैसे आप पढ़ते हैं, एक शब्द से अधिक शब्दों का एक शब्द, जैसे जिसके माता पिता न हो। अब यह क्या है, पदबंध है, वाक्यांश है। ठीक, जिसके लिए आप एक शब्द का क्या ला देते हैं, अनाथ। अब इसी तरह से राम के भक्त, अपने आप में क्या अर्थ है इसका, है तो सार्थक अर्थ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं। राम के भक्त सार्थक दिख रहा है। ठीक, लेकिन जब तक ये वाक्य से नहीं मिलेंगे कोई अर्थ नहीं बनेगा। अब उपवाक्य आप देखिए, उपवाक्य ये पदबंध से बड़े होते हैं। जैसे जो पवन पुत्र थे, अब जो पवन पुत्र थे, यानी उपवाक्य अपना अर्थ रखता है।
वो अपना अर्थ रखता है, लेकिन वह भी वाक्य से मिलकर के ही सार्थक हो पाता है। जैसे हनुमान जो पवन पुत्र थे, राम के भक्त थे। ठीक, अब जब यह बन गया तो यह बन गया पूरा एक वाक्य। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए। अब हम वाक्य की परिभाषा भी यही स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अब वाक्य की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? क्या है यह? क्या है? अरे यह शब्दों का समूह है। लेकिन कैसा समूह है? अगर हम इसी को कहें हनुमान के राम पवन भक्त थे, जो क्या अर्थ निकला? कुछ नहीं। शब्द हो सार्थक व्यवस्थित हो, माने सार्थक रूप से व्यवस्थित शब्द जिनका कुछ अर्थ हो, वाक्य कहलाते हैं। बस, ठीक, सार्थक रूप से व्यवस्थित शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है, वाक्य कहलाता है। परिभाषा खत्म। स्पष्ट हो गया? चलिए आगे। हाँ, देखिए, वाक्य आप समझ गए तो वाक्य के बारे में और कुछ समझ लीजिए कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी है। ठीक, अगर उद्देश्य और विधेय दोनों नहीं होंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा। अब क्या है उद्देश्य और विधेय? यहां ध्यान से देखिएगा। ये वाक्य के दो मुख्य भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। आप जो अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े होंगे, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने जरूरी होते हैं वाक्य में। अब कौन सब्जेक्ट उद्देश्य होता है और कौन विधेय, आइए स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे मोहन ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। ठीक, अब मोहन ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। अब इसमें सब्जेक्ट, आप उद्देश्य से न घबराएं। जब आपको कभी भ्रम हो ना तो उद्देश्य कौन बनेगा, तो आप याद कर लीजिए अंग्रेजी वाला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वाले कर्ता। अब क्लियर है? तो वही भाग बता दीजिए उद्देश्य में। देखिए यहाँ यह भाग उद्देश्य है। ठीक, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यह भाग उद्देश्य है, इतना। और यह भाग तब पूरा विधेय बन जाएगा जिस भाग में क्रिया होगी। जिस भाग में क्रिया होगी वह पूरा विधेय बन जाएगा। इसी तरह वह लंबा लड़का धनी माँ बाप का पुत्र है। ठीक, अब यहां सब्जेक्ट जो है मुख्य रूप से तो लड़का है, आप देख रहे हैं, लेकिन वह लंबा लड़का, यह उसी का विशेषण आ रहा है। तो यह जो उद्देश्य के विशेषण वगैरह बनेंगे वह सब भी उद्देश्य के ही भाग में माने जाएंगे। माने यह पूरा, अब ऐसा न आप समझे कि उसमें कोई आपको सीमा तय करनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक उद्देश्य है तो हम कैसे कर पाएंगे। अरे आप कर लेंगे। आप देख लीजिए कर्ता कौन है, और बस केवल कर्ता पे फोकस करिए अपना। और अगर उसका कुछ विशेषण वगैरह बन रहा है जो उससे रिलेटेड है, ठीक, तो उतने को आप केवल उतने को ही उद्देश्य मानिए, बाकी जो बच रहा है सब विधेय में जाएगा। जैसे लड़का होता है, लड़का सब्जेक्ट है, लेकिन वह लंबा, ये उसी का तो विशेषण बन रहा है, इसको हम अलग थोड़ी कर पाएंगे। तो बस इतना तो कर्ता पर मेरा आपको ध्यान देना है, बाकी कहीं भी बहकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। तो वह लंबा लड़का, अब यह क्या बन गया? उद्देश्य। ये अलग बात है कि इसका भी विभाजन अलग अलग किया जाता है कि उद्देश्य का विशेषण, ठीक, यह सब तो यह विधेय में इसी तरह से किया जाता है। पूरा विशेषण विशेष तो वो अलग विभाजन है, वहां यहाँ भी वह नहीं बताया जा रहा है, केवल मूल बात। तो धनी माँ बाप का पुत्र है, यह पूरा क्या बन गया? विधेय। ठीक, आशा है आप इस मूल बात को समझ गए। चलिए अब हम वाक्य का प्रकार देखते हैं, वाक्य के भेद देखते हैं। ठीक, तो वाक्य के जो भेद बनाए जाते हैं वह दो आधारों पर बनाए जाते हैं। एक अर्थ के आधार पर, माने जो वाक्य बोले जा रहे हैं उनका अर्थ किस प्रकार का है, एक आधार यह लिया जाता है, और एक लिया जाता है व्याकरणिक दृष्टि से इनकी रचना कैसी है। तो उस रचना के आधार पर
एक प्रकार बनाया जाता है, यानी दो आधारों पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं और 8 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। ठीक, उनको मैं स्पष्ट करूंगा, इनके बाद आप घबराइए मत, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी तो बता रहा हूँ, डायग्राम बना दिया हूँ जो आप लोगों को पसंद रहता है। ठीक है, अच्छा हाँ, इनका इस बोर्ड पर ही जो भी लिख रहा हूँ, इनका पीडीएफ जो है वह विद्या वॉरियर्स नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अर्थ के आधार पर प्रकार देख रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार है, विधानार्थक, ठीक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मय बोधक। ये अधिक क्लियर हो जाएंगे अलग अलग जब पढ़ाऊंगा। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त या संश्लिष्ट वाक्य और मिश्रित या जटिल वाक्य। चलिए अब स्पष्ट करते हैं। विधानार्थक वाक्य, ये जो दो थे विधानार्थक वाक्य थे। विधानार्थक वाक्य क्या होते हैं? जिनमें, अब ध्यान दीजिए बात को, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सूचना हो, बस, माने जिससे आपको किसी चीज के बारे में जानकारी मिल रही हो, होने की। जैसे वह विद्यालय गया है, आज वर्षा हो रही है, वह खाना खा लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, वह जा चुका है। कुल मिलाकर के जो किसी कार्य के या घटना के होने या होने की सूचना दी, वह विधि सूचक वाक्य है। ठीक, और वही जब न होने की सूचना दे तब निषेधार्थक वाक्य है। माने जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने की सूचना हो, जैसे वह विद्यालय गया है, यहाँ है तो यहाँ वह विद्यालय नहीं गया, अब यह निषेधार्थक वाक्य हो गया। आज वर्षा नहीं हो रही है, कुल मिला के नहीं रहेगा उसमें। ठीक, आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य में क्या होगा? आज्ञा का स्पष्ट पता रहेगा कि इसमें आज्ञा दी गई है। आज्ञा का मतलब केवल यही नहीं होता कि बड़े लोग केवल छोटों को कोई बात कहें, कोई आदेश दें, विनम्रता से भी बोली गई बात छोटे भी बड़ों से जो कहते हैं वह भी आज्ञा सूचक में ही आएगा। यानी जैसे यहाँ देखो, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। अब यहाँ पता नहीं छोटा कर रहा है कि बड़ा कर रहा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन जल्दी करो। ठीक, हम इसी पर जाएंगे मेन रूप से, जल्दी करो। इस कारण से यह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य है। कृपया बैठिए, आज्ञा सूचक है। फूल मत तोड़िए, आप ध्यान दीजिए कि फूल मत तोड़िए माने फूल न तोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह निषेधार्थक है। यह मत जो है आज्ञा वाले में आएगा, कभी आप कंफ्यूज न हो इस चीज से। ये आज्ञा सूचक वाक्य है। ठीक, यहाँ न होने की सूचना नहीं मिल रहा है जिस तरह से निषेधार्थक में मिलता है, यहाँ आदेश है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य आप समझ ही रहे हैं, जहाँ प्रश्न किए जाते हैं, जैसे वह कौन है, उसका क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या खाया, यह सब। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य वे होते हैं जहां कहने वाले की इच्छा का भाव होता है, इच्छा की सूचना मिलती है। अब वह इच्छा आशीर्वाद भी हो सकता है, इसलिए यहाँ आशीर्वाद भी आएगा, तब भी आप इसी प्रकार का वाक्य मानेंगे। वह घृणा का भाव हो सकता है, मतलब अभिशाप की बात की जा सकती है, लेकिन वह सब इच्छा ही है, वह चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। जैसे भगवान लंबी उम्र दे, अब इसे आप आशीर्वाद भी कहते हैं, है तो इच्छा ही। नरक में जाओ, है इच्छा ही, लेकिन आप इसे अभिशाप कहते हैं। धनवान बनो, आशीर्वाद कह देते हैं। तो इन सबको आप इच्छा सूचक वाक्य मानेंगे। संदेहार्थक वाक्य, ये संदेहार्थक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है कि वह चीज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। जैसे वह विद्यालय गया होगा, आप कब कहते हैं यह चीज? एक प्रकार का इस वाक्य में संदेह है कार्य के होने का।
और विद्यालय गया होगा, और इसी तरह के वाक्य बनते हैं, उसमें गया होगा, खाया होगा, वो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया होगा, और फेल हो गया होगा। ठीक, शीला टाप की होगी, इस तरह के वाक्य। अब संकेतार्थक वाक्य, अब देखिए यहाँ शायद वायद भी लग गया, सब वही जगह, शायद वर्षा हुई होगी, इसी बारे में सब उसी में आ जाएंगे। अब विभाजन करने को तो इसमें भी कई कैटेगरी कर सकते हैं, लेकिन वो सब निरर्थक है। अब संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य पे आप ध्यान दीजिए, नहीं फंस जाएंगे। कहीं कहीं हमने देखा कि लोग गलत सूचना भी दे देते हैं, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि जहां कोई संकेत किया गया हो, संकेत ऐसी बात नहीं। इसमें एक भाग दूसरे भाग को संकेत करेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम उधर जाओ तो संकेतार्थक वाक्य हो गया, ऐसी बात नहीं है। उधर जाओ, अरे वो आज्ञा सूचक है। अब उधर का मतलब संकेतार्थक थोड़ी हो जाएगा। एक संकेतार्थक कब होता है, जब एक भाग दूसरे भाग को संकेत करेगा। जैसे अगर वर्षा हुई होती, या यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, अरे कंडीशन बता दिया जाता है, संकेत किया जाता है कि वो फसल अच्छी होती, लेकिन कब। अब वो संकेत है कि जब वर्षा अच्छी हुई होती। ठीक, तो ये संकेतार्थक वाक्य होगा। अब विस्मयबोधक, विस्मयबोधक में आश्चर्य हो, जैसे हम जीत गए, ओह वह जल्दी मर गया, बल्ले बल्ले हम जीत गए, इस तरह है कि कितना सुंदर फूल है, क्या बात है। अब क्या बात है प्रश्नवाचक है ना, लेकिन क्या बात है ये विस्मयबोधक है। कितना सुंदर फूल है ये प्रश्नवाचक नहीं है। अगर यह चिन्ह लगाइए, कितना सुंदर फूल है के बाद यह चिन्ह लग जाए। ठीक, जैसे हम लिख दे रहे हैं कितना सुंदर फूल है, अरे प्रश्नवाचक नहीं है, यहाँ चिन्ह आप देखिए, ये विस्मयबोधक हुआ। आशा है आप इसे समझ गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। अब थोड़ा आप, अगर आपको नींद आती हो तो सचेत हो जाइए। हाँ, अब वो टॉपिक चल रहा है जिसमें आप भ्रमित होते होंगे, लेकिन वह सब मैं दूर कर दूंगा। आप थोड़ा सा सजग होकर के सुनते रहें। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त या संश्लिष्ट वाक्य, मिश्रित या जटिल वाक्य। उसमें से पहला प्रकार लिया हूं सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य वे होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। अब मैं हल्के से बोला, आप हल्के से मत लेना। इस सरल वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता एक क्रिया का होना है। पूरे वाक्य में एक क्रिया होती है। एक उद्देश्य में आप फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं, उदाहरण में बताऊंगा, लेकिन बस एक ही बात कि हमने यही पढ़ा है कि वाक्य में क्रिया अगर एक है तो वह सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। आइए उदाहरणों से समझाते हैं। ठीक, अब परीक्षा में जब भी आपको दिक्कत है तो आप यही ढूंढिए कि क्या एक ही क्रिया है। अगर एक ही क्रिया है तो वह सरल वाक्य है, नहीं तो फिर अलग विचार करेंगे। और क्रिया का अर्थ आप समझ लीजिए, वो क्रिया है जो आप टेंस पर पढ़ते हैं, याद है आपको। खाना खाया, खा रहा है, खाया होगा, खाएगा, जाएगा, जा रहा है, जाता है, जा चुका है, ये ही क्रिया कहे जाएंगे। केवल उनमें जो परिवर्तन कर दिया जाता है उसे क्रिया नहीं कहेंगे। आप कह लीजिए कि उसे सीमित क्रिया नहीं कहेंगे, और सीमित क्रिया एक होनी चाहिए। उनमें परिवर्तन, जैसे अब हम कह दें कि गाना गाना अच्छी बात है, गाना गाना अच्छी बात है। अब जरा आप सोचिए, एक गाना तो संज्ञा हो गया गाना, और फिर गाने को गाना, गाना गाना, यह गाना क्या है, इसमें भी ना लगा दिए, यह भी क्रिया नहीं होगी, सीमित क्रिया नहीं है, यह ध्यान देना। ऐसे अगर आ रहे हैं तो आप कह दीजिए कि ये
क्रिया नहीं मानी जाएगी। जैसे तैरना अच्छी आदत है, तैरना अच्छा व्यायाम है, गाली देना गंदी आदत है। अब गाली देना अगर क्रिया नहीं मानी जाएगी, ठीक, ये संज्ञा बन जाता है नाने नहीं लगा देने पर। अब आइए समझते हैं। जैसे वे लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं, यहाँ मैं पॉइंट पर फोकस कर दिया हूँ। वे लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं, यह क्रिया है, ठीक। राम और श्याम खाकर आराम करने चले गए। राम और श्याम खाकर स्नान चल। अब देखिए, आपको यह भ्रमित करेगा, यहां मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। मैं जब कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाने लगूंगा, यानी संयुक्त वाक्य, तब आपको इसी तरह का उदाहरण मिलेगा और आप भ्रमित हो जाएंगे। मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक। राम और श्याम, यहां दो कर्ता जोड़े गए हैं, तो ये दोनों मिलकर के एक ही उद्देश्य बनेंगे, एक ही कर्ता बन जाएंगे। उद्देश्य इन्हें एक ही कहा जाएगा, सब्जेक्ट एक ही कहा जाएगा। तो राम और श्याम, यह और देख करके आप भ्रमित न हो, क्योंकि आगे आपको पढ़ाऊंगा संयुक्त वाक्य में कि और संयोजक का काम करता है और जोड़ता है दो उपवाक्यों को। वो उपवाक्यों को, दो उपवाक्यों के भाग को जोड़ेगा, न कि दो कर्ताओं। क्लियर? तो इस तरह का वाक्य हो राम और श्याम, तो आप जान लीजिए कि यह कोई फर्क नहीं डालेगा। अभी आप भ्रमित नहीं होंगे, जब संयुक्त पढ़ेंगे तब भ्रमित होंगे, इसलिए आप क्लियर कर दे रहा हूं। खाकर, अब खाना क्रिया है ना, खाया, खाता है, खा रहा है, इस टाइप का होता तब हम मानते हैं उसे इस प्रकार की, जो कहते हैं सीमित क्रिया के रूप में, ठीक। लेकिन यहां क्या आ गया, खा कर प्रत्यय जुड़ गया है, यह भी क्रिया नहीं मानी जाएगी। आराम करने चले गए, अब करने भी क्रिया नहीं मानी जाएगी, सीमित क्रिया, ठीक। अब चले गए, अब मुख्य क्रिया क्या मानी जाएगी, चले गए। अगर क्रिया में ना लेंगे, ये सब लगे हुए तो मत मानिए, पर लगा है नहीं मत मानिए, के हुए लगा है मत मानिए, करके लगा से क्रिया मत मानिए, तभी आप समझ पाएंगे कि यह साधारण वाक्य है, यानी इस तरह का क्रिया केवल एक होगा। जैसे अब अगला उदाहरण देते हैं, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। अब पढ़ते पढ़ते भी आप मत जाइए, यह क्रिया सीमित क्रिया में नहीं आएगा, यह क्रिया नहीं है। जैसे पढ़ते पढ़ते सो गया, यानी पढ़ते हुए आ गया, ठीक। वह चलते हुए चूहों को, क्रिया यहाँ देखिए क्यों गया है, यहाँ देखा है। वह चलते हुए चूहों को देखा, चलते हुए कोई क्रिया नहीं है, यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। चलते हुए चूहों को देखा, ठीक, चूहों का विशेषण है चलते हुए, क्रिया केवल यही देखा। चलते हुए वह चूहों को देखा, यहाँ देखिए कि वह चलते हुए चूहों को देखा, मैंने उसने देखा, क्या देखा, चलते हुए चूहों को। और यहाँ अर्थ निकल रहा है चलते हुए वह चूहों को देखा, माने जब वह चल रहा था तब चूहों को देखा। इतना अंतर आ जाता है इनके इधर उधर से, लेकिन यह सब क्रिया नहीं होगी, क्रिया यही बन जाएगी। सूर्य के उदित होने पर, अब यह उदित होना क्रिया नहीं दिया जाएगा, किसान काम में लग गए, यह क्रिया है, ठीक, एक ही क्रिया मिलेगी। जैसे तैरना अच्छा व्यायाम है, अभी तैरना क्रिया में नहीं लिया जाएगा, यहाँ यही है जो है वह क्रिया का कार्य करेगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, चलिए अब संयुक्त वाक्य या संश्लिष्ट वाक्य को समझते हैं। बहुत कायदे से इनको देखना, क्योंकि भ्रमित बहुत होंगे आप परीक्षा में। संयुक्त वाक्य या संश्लिष्ट वाक्य क्या है? संयुक्त, कंपाउंड, अब आप समझ गए होंगे संयुक्त का मतलब, इसमें एक से अधिक उपवाक्य मिलकर के वाक्य बनाएंगे। तो एक से अधिक उपवाक्य मिलेंगे और उन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय प्रयोग होगा, जो दोनों उपवाक्यों को जोड़ेगा, ठीक। कामा से भी कभी कभी हो जाती है। अब जैसे देखिए, इसकी पहचान यही है, एक से अधिक समानाधिकरण उपवाक्य होंगे इसमें। अब एक से अधिक समानाधिकरण उपवाक्य का क्या मतलब हुआ कि दोनों उपवाक्य अपना अलग अलग अर्थ रखेंगे, उसी प्रकार जैसे पूरा वाक्य अगर अलग अलग करें तो पूरा वाक्य बन जाएगा, अलग अलग वाक्य बन जाएंगे वो, और उनको मिला करके अब कोई समुच्चय बोधक संयोजक चिन्ह लगा करके
अगर एक कर लें तो वही कंपाउंड हो जाता है। जैसे आप उदाहरण से देखिए, वह तुम्हें गाली दिया और तुमने उसको गाली दिया। अब अगर वह तुम्हें गाली दिया वाक्य में अलग करके एक वाक्य बना लूं तो एक सरल वाक्य बन गया। तुमने उसको गाली दिया, यह भी एक इस अर्थ पूरा पूरा दे रहा है, इसलिए यह भी एक सरल वाक्य है। और से जुड़ गया यह, इसलिए संयुक्त हो गया। यानी कहने का मतलब कि जो उपवाक्य बनेंगे वो समानाधिकरण होंगे। ठीक, यानी समान पदी, यानी वो दो अपने अपने दोनों उपवाक्य अपने अपने अलग अलग पूरे वाक्य का अर्थ रखेंगे। इसलिए इस बात को जोर दे रहा हूं कि अभी कॉम्प्लेक्स जब यानी मिश्रित सेंटेंस पढ़ाने लगूंगा तब भी उपवाक्यों की चर्चा करूंगा। इसलिए इस बात को यहाँ क्लियर कर लीजिए कि उपवाक्य तो यहाँ है, लेकिन क्या लक्षण रख रहे हैं और वहां क्या रखेंगे वो भी स्पष्ट होगा। वह तुम्हें गाली दिया और तुमने उसको गाली दिया। उसने लापरवाही की इसलिए फेल हो गया। अब उसने लापरवाही की, एक वाक्य आप चाहे तो अलग कर लीजिए, फेल हो गया यानी वह फेल हो गया, इसको भी आप अलग कर लीजिए, लेकिन इसको इसलिए से जोड़ दिए। ठीक, इसलिए वह यहाँ। ठीक, न तो तुम न तो वह मुझे भगा सकता है। अब देखो, न तो तुम भगा सकते हो न तो वह भगा सकता है। न तो तुम मुझे भगा सकते हो न तो वह मुझे भगा सकता है, इनको जोड़ लिया गया है। ठीक, यह वाक्य से भ्रमित मत होना, इसको कायदे से देख लेना कि न तो तुम न तो वह, हो सकता है सोचो कि वह मुझे भगा, न तो तुम और न तो वह मुझे भगा सकते हैं। न, जो अंतिम वाला कर्ता होता है ना उसी के अनुसार क्रिया लगा दिया जाता है। तो अंतिम में वह है ना तो वह के अनुसार लगेगा। ठीक, या तो वह या तो मैं अपराधी हूं। देखिए, मैं के अनुसार अपराधी हूं लगा दिया। ठीक, वह के अनुसार नहीं लगाया। या हो न तो वाला हो तो इसी तरह से होता है। वोटर कार्ड या आधार कार्ड लाइए। अब वोटर कार्ड लाइए या आधार कार्ड ला। अब यहाँ एक मिनट, वोटर कार्ड लाओ या आधार कार्ड लाओ, है एक ही चीज, आधार कार्ड लाओ। अब दो अलग अलग हो गए और यहाँ से अलग कर दिए गए, लेकिन दोनों का अपना अपना अर्थ होगा। तुम साथ ही साथ वह अपराधी है हो, तुम साथ ही साथ वह अपराधी है ना, तुम साथ ही साथ वह अपराधी हो। जब साथ ही साथ का प्रयोग हो या साथ का प्रयोग हो तो तुम के अनुसार यहाँ क्रिया रखते हैं। यदि अभी जानते रहिए आप, फिलहाल हमारा उद्देश्य है साथ ही साथ या न तो या तो, ठीक, यह सब। इसलिए अब ये जो है ये संयुक्त वाक्य बनाएंगे। अभी कुछ और उदाहरण देखते हैं तो फिर एक तरीका आपको बताते हैं कि आप परीक्षा में कैसे पहचानेंगे। चलिए, वह मेहनत किया लेकिन फेल हो गया। अब इसमें चाहे तो वह मेहनत किया अलग कर दे, फेल हो गया अलग कर दे, अर्थ रख रहे हैं। किससे जोड़ दिए? लेकिन से। वह मेहनत किया लेकिन फेल हो गया। वह परिश्रम किया पर फेल हो गया। वह परिश्रम किया अलग फेल हो गया, अलग करे तब भी अर्थ है, इसलिए इन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहेंगे, पर से जोड़ दिया गया है। ठीक, अब देखिए आपको परीक्षा में भ्रम होगा, क्योंकि अभी जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य पढ़ाने लगेंगे तो वहां भी इसी तरह के उपवाक्य आएंगे और इसी तरह के समुच्चय बोधक यानी संयोजक जो होते हैं जोड़ने वाले वो भी आएंगे। इसलिए आप क्लियर रहिए, जितनी चीजें बताया वह क्लियर रहिए। उसमें अगर भ्रम हो रहा है तो आप यहां दे दिया हूं कि किन किन संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कंजक्शन होते हैं, ठीक, उनका प्रयोग किया जाता है। वे कौन कौन से हैं, इनको अगर आप रटे हैं तो जहां इनका प्रयोग किया गया हो आंख मूंद कर आप कह दीजिए कि यह संयुक्त वाक्य है। तब आपको संयुक्त या साधारण या मिश्रित में भ्रम नहीं होगा। जैसे और व एवं, अगर ये जुड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि यह संयुक्त वाक्य है। यह ध्यान देना, और वाली बात वहां बता चुके हैं कि अगर जैसे मोहन और सोहन,
बाजार जा रहे हैं, ये दो उपवाक्य नहीं जुड़े हैं बल्कि मोहन और सुहान जुड़े हैं, तो ऐसा वाक्य संयुक्त नहीं कहलाएगा, वह साधारण वाक्य में चला जाएगा। ठीक इसी तरह से वह एवं। अब विभाजक जो होते हैं जैसे या, अभी वाक्य हम इस तरह के बताए कि तुम आओ या वह आए, अथवा, चाहे, न कि, नहीं तो, अन्यथा, ये सब विभाजक होते हैं। ठीक, जल्दी करो अन्यथा गिर जाओगे, वैसे अन्यथा को तो हमको परिणाम दर्शक में ले लेना चाहिए यहां। ठीक, तो अथवा, चाहे, न कि, जैसे चाहे वर्षा ही क्यों न हो मैं बाजार जाऊंगा, यह, न कि तुम अपराधी हो, नहीं तो, काफी इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब विरोध दर्शक। अब विरोध दर्शक में जहां दोनों उपवाक्यों में विरोध प्रदर्शित हो रहा हो, जैसे वह मेहनत किया लेकिन फेल हो गया, वह मेहनत किया किंतु फेल हो गया, वह मेहनत किया परंतु फेल हो गया, पर फेल हो गया। ठीक, इसी तरह से परिणाम दर्शक में आप देखिए जहां परिणाम एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का परिणाम बनता है, वहां इसलिए लगता है, जैसे वह परिश्रम किया इसलिए पास हो गया, परिश्रम नहीं किया इसलिए फेल हो गया, तो परिणाम बता रहा है। अतः भी लग सकता है वहां, अतएव भी, सो भी। ठीक, अर्थात यानी व्याख्या सूचक में, अर्थात जैसे मानो। ठीक, वह अपराधी है अर्थात उसने उसको मारा था, तो वह बात करता है मानो कि वह बहुत बुद्धिमान हो। तो इस तरह के आपको करना क्या है, आपको इन चीजों पर गौर कर लेना है। अगर इनका प्रयोग किया जा रहा है तो संयुक्त उपवाक्य बनेंगे। ये स्मरणीय तथ्य है आपके लिए, आप इनको अगर रख लिए तो आप और कुछ नहीं न जानते हो तो कोई बात नहीं, आप पहचान कर लेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा वाला मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होगा यानी प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होंगे। कंपाउंड में आपने देखा कि समान अधिकरण वाले होते हैं, यानी एक उपवाक्य जिस तरह का है, जैसे संज्ञा उपवाक्य है तो दूसरा भी संज्ञा उपवाक्य होगा। अगर एक तरह का क्रिया विशेषण उपवाक्य है तो दूसरा भी वही होगा, समान अधिकरण वाले होते हैं। लेकिन मिश्रित उपवाक्य में आप देखेंगे कि एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक से अधिक, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, यानी जिनका कोई मतलब नहीं होगा अगर प्रधान उपवाक्य न हो तो उस पर आश्रित दिखाई देंगे, ये समझते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक, एक या अधिक आश्रित उपवाक्य, या एक होगा या एक से अधिक आश्रित पर आप ध्यान देना। ठीक, यह मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होगा, हम यह समझते हैं। अब यह आश्रित उपवाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य का भेद है संज्ञा उपवाक्य। जैसे मैं जानता हूं, अब आप ध्यान दीजिए, यह मैं जानता हूं वाला भाग यह प्रधान उपवाक्य है, यह प्रधान है। ठीक, मैं जानता हूं और यहाँ की पृथ्वी गोल है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर कह दूं कि पृथ्वी गोल है तो क्या अर्थ निकला, पृथ्वी गोल है का अपना अर्थ है, लेकिन कि पृथ्वी गोल है यह तभी सार्थक होगा जब मैं जानता हूं, यानी यह भाग आश्रित है इस भाग पर, मैं जानता हूं पर यह आश्रित है। वहां आप देखते थे वहां आश्रित नहीं होते थे, जोड़े गए थे संयोजक से। किन संयोजकों से, जैसे और, या, न तो, न कि, परंतु, इस टाइप की चीजों से। और यहाँ अलग टाइप का, मैं जानता हूं कि पृथ्वी गोल है। अब यह जो है यह आश्रित उपवाक्य होगा और आश्रित उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य, माने हम कह सकते हैं कि आश्रित संज्ञा उपवाक्य। ठीक, अब विशेषण उपवाक्य, वे व्यक्ति जो आलसी होते हैं सफल नहीं होते हैं। अब वे व्यक्ति के बाद
देखिए विशेषण उपवाक्य है, यानी कोई उपवाक्य आएगा जो विशेषता बताएगा। अब जो आलसी होते हैं, ये पूरा पूरा विशेषता बता रहा है। यह पूरा वो उपवाक्य जो है वह क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य। केवल इतना विशेषण उपवाक्य, ठीक। और इसमें जो प्रधान वाक्य है वह वे व्यक्ति है और उसका यह सफल नहीं होते हैं, वह इसी का भाग है, वहां बढ़कर चला गया है कि यह और यह मिलकर के प्रधान उपवाक्य हो जाएंगे। ये सब स्पष्ट हो लीजिए आप कायदे ध्यान से। क्रिया विशेषण उपवाक्य देखते हैं। क्रिया विशेषण यानी आश्रित उपवाक्य जो होंगे वो क्रिया विशेषण बनेंगे। जैसे गांधी जी जहां कहीं भी गए सम्मानित किए गए। अब जहां कहीं भी गए, अब जाने का यह विशेषण पूरा बन रहा है, तो क्रिया विशेषण होगा जहां कहीं भी गए, ठीक। तो यह हो जाएगा क्रिया विशेषण वाला भाग, आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब यहां देखिए कि जो प्रधान वाक्य है वह दो भागों में टूट गया है। एक गांधी जी सम्मानित किए गए, ठीक। आगे बढ़िए, चलिए। कुल मिलाकर के मिश्रित वाक्य को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उसमें प्रयुक्त होने वाले संयोजक चिन्हों को रट ले, समझ ले। जिस तरह से कंपाउंड में माने संयुक्त वाक्य में बताए थे, उसी तरह से इसमें भी बता रहे हैं। अंतर स्पष्ट रहेगा अगर आप इनको रटे रहेंगे और जो भी प्रयुक्त हो उसी अनुसार पहचान लीजिए, ठीक। अब मिश्रित वाक्य की पहचान आप इनसे कर लिया करें। अगर ये कहीं भी प्रयुक्त है, जैसे क्योंकि, अगर इसलिए हो तो वह संयुक्त उपवाक्य में होगा, और क्योंकि हो तो वह मिश्रित वाक्य में होगा। की लगा हो तो मिश्रित वाक्य में है, लेकिन न की लगा हो, न की, तो यह विभाजन करता है, यह संयुक्त उपवाक्य में होगा, यह तो संयुक्त वाक्य में, ये आपको समझना है। और बाकी जो जिसने जिसको जहां जहां कहीं जब जब कभी जब तब ज्यों त्यों जैसे ही वैसे ही, कहीं ऐसा ना हो, इस सब जहां आए कुल मिलाकर के आप जितने ज वाले होते हैं, जिसको जहां जब जब कहीं जिसने, यह जहां भी आए आप आंख मूंद करके कह दीजिए कि यह मिश्रित वाक्य है। और यह भी आप रख लीजिए, जैसे ही वैसे ही ज्यों ही त्यों ही, ठीक। इसको ही भी यहां लगा सकते हैं, यह सब। लेकिन यहां गौर करिए, जबकि अगर आ जाए, जैसे यहां की इसमें आता है लेकिन न की नहीं आता है, न की संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में। और वैसे जब यहाँ आता है, जब कहीं इसमें आता है, लेकिन जबकि जो है वह संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होता है। इससे भ्रमित न हो। आशा है आप समझ गए हैं। आप इनको अगर रख लेते हैं तो काम आपका हो जाएगा। थोड़ा सा फिर जल्दी से बता देते हैं। साधारण वाक्य में क्या था, साधारण वाक्य में आपको बस इतनी पहचान करनी है कि एक प्रधान क्रिया होनी चाहिए, बात खत्म, एक प्रधान क्रिया। और संयुक्त उपवाक्य में आपको देखना है कि दोनों उपवाक्य अलग अलग होंगे और कोई किसी पर आश्रित नहीं होगा, समान अधिकरण होंगे वो, ठीक। और उनको जोड़ने का चिन्ह भी बता दिए, उनको रख लीजिए। और मिश्रित उपवाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होंगे, उसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और जो होंगे उसी पर आश्रित होंगे, ठीक। और उनके जो कंजंक्शन प्रयुक्त होंगे यहाँ उनको बता दिया हूं। और जहां ये सब वाला बता ही दिया, ये सब होंगे तो वही होंगे, जहां सावधानी बरतनी है वह भी बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।